चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जो माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में खतरनाक जानवरों की जोरदार दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। उसने इससे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। रात के सन्नाटे में गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी। सफर को काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन मंजिल अब भी दूर लग रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बैठे शख्स से पूछ सके कि कहाँ लेकर जा रहे हो। उसे शक होने लगा, क्या उसने सही इंसान पर भरोसा किया था? कहीं ऐसा ना हो वो उसे धोखा दे रहा हो। वो स्वभाव से ही बहुत डरपोक थी। उसका दिल छोटी छोटी बातों से धड़कने लगता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। यही वजह थी कि उसने कभी इतने लंबे सफ़र का सामना नहीं किया था। माँ की बातें याद कर उसका मन भर आया। वो तो माँ की मदद करना चाहती थी, उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ के गुजर जाने के बाद वो खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी। उन्हीं यादों में डूबे डूबे उसकी आंख लग गई थी। आद्विक ने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा जो कितनी बेफिक्री से सो रही थी। उसे बड़ी हैरानी हुई थी उसे देखकर। कोई भी समझ सकता था कि वो मासूम और थोड़ी बेवकूफ़ थी। हर किसी पर फौरन भरोसा कर लेना उसकी कमजोरी थी। इस वक्त भी वो कितनी बेफिक्री से किसी अनजान शख्स के साथ गाड़ी में बैठी सो रही थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद इतना बड़ा जोखिम कभी न लेती। अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने एक नज़र उस पर डाली और फिर ड्राइवर को निर्देश दिया, राजू गाड़ी तेज चलाओ, हमें सुबह होने से पहले हवेली पहुंचना है। उसकी आवाज़ में एक रौब और गहराई थी जो उसकी शख्सियत से मेल खा रही थी। कई दिनों की थकावट उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो सोना नहीं चाहता था, लेकिन नींद से लड़ पाना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी नींद आ गई थी और वो बंद हो गई। राजू, जो हवेली वालों का पुराना और भरोसेमंद ड्राइवर था, तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उसे रास्तों की अच्छी से समझ थी, इसीलिए रात में गाड़ी चलाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और फिर अपनी मंजिल पर आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुकी थी। उसकी आंख खुली तो देखा गाड़ी एक बड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। अगली सीट पर बैठा शख्स आद्विक शायद उसके जागने का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो भी डरते डरते गाड़ी से बाहर आई थी। सामने का दृश्य देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। दिल में घबराहट आई, सोचने लगी, क्या ये सब मेरे लिए सही फैसला था? उसे किसी अजनबी पर यूं भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वो वाकई बहुत बेवकूफ़ है। इस ख्याल के साथ उसकी आंखें भर आईं। उसकी माँ की यादें एक एक करके उसे घेरने लगीं। आज से पहले उसकी ज़िंदगी कितनी सुकून से भरी थी। मुस्कान, उठ जाओ बेटा, और कितना सोओगी? अगर ऐसे ही सोती रही तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। माँ ने प्यार भरी डांट के साथ उसे जगाया। माँ जल्दी जल्दी कमरे की चीज़ें समेटते हुए उसे समझा भी रही थीं। आधी सोई आधी जागी हालत में वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आई तो माँ टेबल पर नाश्ता लगा रही थीं। जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। निशा के साथ ही रहना, दूसरी लड़कियों से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और छुट्टी के बाद सीधे निशा के साथ ही वापस आना। मुस्कान नाश्ता करते हुए चुपचाप अपनी माँ की नसीहतें सुन रही थी। वो जानती थी उसकी माँ उसे लेकर कितनी चिंतित रहती हैं। उसकी माँ का सपना था कि मुस्कान को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाए, और इसके लिए वो खुद दिन रात मेहनत करती थीं। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मुस्कान माँ के पास आकर बैठ गई। उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लंबे घने बालों को सुलझा रही थी। उन्हीं की ख्वाहिश पर मुस्कान ने इतने लंबे बाल रखे थे, वरना वो तो कब का इन्हें छोटा करा चुकी होती। लंबे बालों की देखभाल करना उसे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन माँ की खुशी के लिए वो ये सब झेलती रही। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मुस्कान जल्दी से अपनी चीज़ें समेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। निशा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मुस्कान ने माँ को अलविदा कहा और निशा के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। माँ ने अपनी बेटी को भगवान के सहारे छोड़ा और घर के कामों में लग गईं। घर की सफाई करने के बाद उन्होंने कपड़ों का ढेर उठाकर सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। सर्दियों का मौसम था और बुटीक से उन्हें ढेरों ऑर्डर मिले थे। माँ पिछले कई दिनों से इसे पूरा करने में लगी हुई थी। उनके हाथों की सफाई और काम में उनकी महारत देखते ही बनती थी। काम करते करते उनकी कमर में तेज दर्द होने लगा था। सिलाई मशीन पर सारा दिन बैठने के कारण ये दर्द अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुस्कान हमेशा उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती, लेकिन उसकी माँ हर बार मुस्कान को बड़ी सहजता से मना कर देती। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आता है बेटा, हम उसे नहीं उठा सकते। इसके बजाय वो मोहल्ले के एक छोटे से हकीम से दवा लेती रहीं,
जो थोड़ी देर के लिए आराम जरूर देती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद दर्द फिर लौट आता। माँ ने अपनी तकलीफ़ों को मुस्कान से हमेशा छिपाया, क्योंकि उनके लिए मुस्कान की खुशी और पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन उनकी चेहरे की थकान और दर्द को देखकर मुस्कान का दिल भारी हो जाता। वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, उन्हें उस दर्द से आज़ाद करना चाहती थी जिसे वो चुपचाप सह रही थी। हालांकि हकीम साहब ने कई बार समझाया था कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन वो हमेशा उन्हें टाल देती। कि तभी घंटी की आवाज़ आई। वो अपना काम छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। सामने निशा की माँ खड़ी थी। वो उनके पड़ोस में रहती थी और अक्सर अपना समय यहीं बिताती थी। निशा उनकी इकलौती बेटी थी, जो मुस्कान के साथ ही पढ़ती थी। बचपन में ही मुस्कान और निशा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। जब भी मुस्कान की माँ किसी काम से बाहर जाती तो मुस्कान निशा के घर ही रहती थी। निशा की माँ उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। साधना जी, मैं तो कहती हूँ एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो। आपकी कमर का दर्द अब नॉर्मल बात नहीं रही। मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलिए। निशा की माँ ने काम में मदद करते हुए साधना से कहा था। साधना जी एक कमीज में टाँका लगाते हुए मुस्कुराईं। आप जानती हैं ना, सरकारी अस्पतालों में कितनी भीड़ होती है। मेरा पूरा दिन वहीं निकल जाएगा, और फिर इस हफ्ते तक ये सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। काम का बोझ बहुत है। मैं चाहती हूँ थोड़ा काम ज़्यादा कर लूँ तो मुस्कान के दहेज के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। कल को उसकी शादी भी करनी है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। इस चिंता में मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। साधना जी की बात सुनकर निशा की माँ चुप हो गई। उन्हें पता था कि आज की दुनिया में अकेली औरत का सुकून से जीना कितना मुश्किल होता है। अगर उनका बेटा किसी को पसंद ना करता होता तो वो मुस्कान को अपनी बहू बना लेती। वो जानती थी मुस्कान कितनी प्यारी और सादगी से भरी हुई थी। मुस्कान सिर्फ 1 साल की थी जब साधना जी इस घर में आई थी। ये छोटा सा 2 कमरों का घर था, जिसका किराया बहुत कम था। पति के गुजर जाने के बाद अपने पति के साथ यहीं आ बसी थी। शुरू शुरू में जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें इतने अच्छे पड़ोसी मिले। साधना जी की सिलाई कढ़ाई में महारत की वजह से उन्हें शहर के एक बड़े बुटीक से काम मिल गया था। निशा की माँ अपने घर जा चुकी थी। साधना जी खाने की तैयारी में जुट गईं। वो जानती थी मुस्कान आते ही भूख भूख कर शोर मचाएगी। बहुत जल्दी भूख लगने वाली लड़की थी। खाना बनाते समय उनका मन अतीत की ओर चला गया था। फुर्सत के पलों में उन्हें वो शख्स भी याद आने लगा जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनकी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा घूम गया। क्या वो उसे कभी याद करता होगा या फिर उनसे नफरत करता होगा? ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वो ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी। मम्मी, जल्दी खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गई हूँ। मुस्कान ने दरवाजे से ही अपनी आदत के अनुसार जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। साधना जी ने उसे प्यार से डांटा। मुस्कान, कितनी बार समझाया है कि दरवाजे से ही भूख का शोर मत मचाया करो। पहले अंदर आओ, हाथ मुंह धोकर पानी पियो, फिर खाने का नाम लो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ हमेशा खाना तैयार रखती हैं। अच्छा मम्मी, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। मुस्कान ने अपनी आदत के मुताबिक दोबारा सॉरी बोल दिया। अपनी बेटी को देखकर साधना जी की आंखें भर आईं। मुस्कान बिल्कुल उनकी तरह थी। उसकी हर हरकत उन्हें अपनी जवानी के दिनों की याद दिला देती थी। वो मन ही मन मुस्कान के अच्छे नसीब की दुआएं करती हुई किचन में चली गईं। लेकिन एक डर हमेशा उनके दिल में रहता था कि कहीं मुस्कान की किस्मत भी उनकी तरह ना हो। इस ख्याल ने उनके दिल को सिहरन से भर दिया था। उनकी बेटी बहुत मासूम थी। उसकी मासूमियत देखकर वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती थीं कि मुस्कान की ज़िंदगी हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। वो जानती थीं कि वो दूसरी लड़कियों की तरह तेज तर्रार नहीं है। मुस्कान को वो निशा के घर के अलावा कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती थीं। शुरू शुरू में मुस्कान जिद किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने गली में जाकर खेलने की जिद छोड़ दी। जब साधना जी खाना लेकर आई तो देखा मुस्कान अपना बैग खोले बैठी थी। अभी तो भूख भूख चिल्ला रही थी और अब बैग खोलकर बैठ गई हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी। लाइए जल्दी से खाना दीजिए। मुस्कान ने जल्दी जल्दी बैग बंद करते हुए कहा। साधना जी ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई और मुस्कान खाने में जुट गई। बचपन से ही उन्होंने मुस्कान को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। मुस्कान के जन्म से कुछ वक्त पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी। जब वो दिन याद करती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो जानती थी कि उन मुश्किल महीनों को उन्होंने कैसे काटा था, लेकिन मुस्कान के जन्म ने उन्हें जीने का हौसला दिया था। खाना खाने के बाद मुस्कान तो सो गई थी, लेकिन साधना जी खामोशी से दूसरे कमरे में जाकर लेट गईं।
उनकी आंखों के सामने अतीत के खूबसूरत और कुछ दर्द भरे पल तैरने लगे। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थीं और अपने पिता की बेहद लाडली। जब वो 15 साल की थी, उनके छोटे भाई की शादी हुई। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी जिद करने पर उन्हें शहर पढ़ने की इजाज़त मिली, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात अमन से हुई थी। अमन का परिवार गरीब था, लेकिन वो नरम मिजाज और दूसरों की इज्जत करने वाला था। यही बात साधना जी को उसकी ओर खींच लाई। पर जब उनके परिवार को इस बारे में पता चला तो उनका भाई आग बबूला हो गया। वो अपने पिता के समझाने पर ही शांत हुआ था, लेकिन उस दिन हवेली में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। साधना जी ने कभी नहीं सोचा था कि किसी को पसंद करना उनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। 1 महीने के अंदर उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो घर से विदा हो गईं। उस दिन 6 साल का छोटा सा आद्विक अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू लिए साधना को देखता रहा। आद्विक साधना की भाभी का भतीजा था। जब साधना की भाभी के भाई और भाभी एक सड़क हादसे में मारे गए तो मजबूरन उनकी भाभी 3 साल के आद्विक को अपने साथ ले आई, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उल्टा गुस्से में उसे मनहूस कहकर कोसती। साधना ही थी जिसने आद्विक को गले लगाया, उसे स्नेह दिया। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, रात में पास सुलाती। 3 साल का नन्हा आद्विक 6 साल का हो गया था और इन 3 सालों में वो साधना को अपनी माँ समझने लगा था। आद्विक उनसे बहुत जुड़ गया था, लेकिन जब वो विदा होकर जा रही थी तो आद्विक की आंखों में गहरा डर था। साधना जी को हवेली छोड़कर एक छोटे से किराए के घर में जाना पड़ा, लेकिन अमन एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने उनका हर तरह से ख्याल रखा। अमन के साथ रहकर साधना धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगी। हाँ, कभी कभी आद्विक की याद आती तो उनकी आंखें भर जाती, लेकिन वो खुद को समझाती, वो बच्चा है, धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। शादी के कुछ ही समय बाद जब उन्हें माँ बनने की खबर मिली तो उनके जीवन में जैसे उजाले लौट आए। ये वक्त उन दोनों के लिए बेहद खूबसूरत था। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। वो दोनों अपनी आने वाली औलाद को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन साधना ये नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं हैं। एक दिन काम से लौटते वक्त अमन सड़क पार कर रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये खबर साधना पर बिजली बनकर गिरी। उसने अभी अभी तो जिंदगी को सुकून से जीना शुरू किया था और किस्मत ने फिर से उसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। अमन के जाने के बाद मोहल्ले वालों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक अमन का दोस्त था। अब अक्सर साधना के घर आने लगा था। पहले जो आंखें उसे इज्जत से देखती थीं, अब उनमें हवस की झलक थी। एक रात वो चुपके से घर में घुस आया था। उस दिन साधना को समझ आ गया कि अब वो यहाँ अकेली नहीं रह सकती। उसने अपने मायके हवेली में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मायूसी हाथ लगी। मुस्कान के जन्म के कुछ महीने बाद साधना ने आखिरकार उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये वही जानती थी कि कैसे उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस घर को ताला लगाया था, जहाँ उसकी और अमन की अनगिनत खूबसूरत यादें बसी थीं। मुस्कान का नाम उसने अमन की ख्वाहिश पर ही रखा था। अमन अक्सर कहता था, अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मैं मुस्कान रखूंगा। जब उसने पहली बार मुस्कान को गोद में लिया तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जिंदगी का बोझ उठाने के लिए उसे मजबूती दिखानी थी। वो एक नए इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। शुरुआत में उसने घर घर जाकर काम किया। कभी जो महलों में राज करती थी, अब दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा कर रही थी। अपने आंसू वो किसी के सामने नहीं बहाती थी। अगर आंखें भर जाती तो चुपचाप उन्हें पोंछ लेती। मुस्कान को वो किसी और के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसे अपने साथ काम पर लेकर जाती, लेकिन मकान मालिक को ये बात खलती थी। एक दिन उसकी मुलाकात निशा की माँ से हुई। निशा की माँ ने उसे अपनी एक दोस्त से मिलवाया जो शहर में एक बड़ा बुटीक चलाती थी। उनकी मदद से साधना ने वहाँ सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसमें महारत हासिल कर ली। मुस्कान का ज़्यादातर समय अब निशा के घर गुजरता। दोनों हम उम्र थीं और उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वक्त बीतता गया। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। मुस्कान को अपने पापा की बहुत याद आती थी। उसने कभी अपने पापा को देखा तक नहीं था। जब वो अपनी माँ से उनके बारे में सवाल करती या उनकी तस्वीर मांगती तो साधना कहती, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है।
धीरे धीरे मुस्कान ने खुद ही अपने पापा की एक तस्वीर अपने मन में बना ली थी। कभी कभी वो अपने नाना नानी या दादा दादी के बारे में पूछती तो साधना हर बार ये कहकर बात टाल देती कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं थे और तुम्हारे दादा दादी भी नहीं। ये कहते हुए साधना के दिल में जो दर्द उठता वो सिर्फ वही जानती थी। एक दिन मुस्कान ने अपनी माँ को कमरे में चुपचाप एक तस्वीर को देखकर रोते हुए पकड़ लिया। मम्मी, आप फिर रो रही हैं ना? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मत रोया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। साधना ने हमेशा की तरह कहा, नहीं बेटा, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। लेकिन मुस्कान जानती थी ये वही पुराना बहाना था। उसने नाराजगी से पूछा, मुझे दिखाइए, ये किसकी तस्वीर है? साधना ने प्यार से उसकी बात टाल दी। जिद मत करो बेटा, जाओ बाहर जाकर बैठो। लेकिन अब मुस्कान की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि माँ उसके हर सवाल को अनदेखा कर देती हैं। शाम को डिनर करते वक्त मुस्कान ने कहा, मम्मी देखना, मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं एक अच्छी नौकरी करूँगी, तब आपको ऐसे काम नहीं करना पड़ेंगे। ये सुनकर साधना ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। रात में जब मुस्कान सो गई तो साधना अपने काम में लग गई, लेकिन उनकी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द से परेशान होकर उन्होंने एक पेन किलर खा ली और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गईं। थकान और दर्द ने उन्हें जल्दी ही नींद में खींच लिया था। मुस्कान को सोए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन अचानक किसी अजीब से एहसास के साथ उसकी आंख खुल गई। पिछले कुछ दिनों से रातों में उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती और वो बिस्तर पर बेचैन हो जाती। थोड़ी देर बाद जब उसकी धड़कनें थमी तो उसने अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी नज़र उनके बिस्तर पर पड़ी जो खाली था। चादर एकदम साफ सुथरी और करीने से बिछी हुई थी। इसका मतलब था कि वे अब तक अपने काम में लगी थीं। परेशानी से वो नंगे पांव ही अपने कमरे से बाहर आई। ठंड बहुत थी, लेकिन माँ वहीं आंगन में सो रही थी। इतनी ठंड में भी उन्होंने बस एक हल्की सी चादर ओढ़ रखी थी। वो चादर बचपन से ही देखती आ रही थी। धो धोकर उसका रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन माँ उसे हमेशा अपने पास रखती थी। एक बार मुस्कान ने उनसे पूछा था, मम्मी, इस चादर में ऐसा क्या है कि आप इसे कभी नहीं फेंकती? और तब उन्होंने बताया था ये चादर उसके पापा ने उन्हें तोहफे में दी थी। उस दिन के बाद मुस्कान ने कभी उन्हें इसे फेंकने को नहीं कहा। मुस्कान जल्दी से कमरे से कंबल उठा लाई और अपनी माँ को अच्छे से उड़ा दिया और वहीं बैठ गई। और पता नहीं कब माँ के पास बैठे बैठे उसकी भी आंख लग गई। सुबह जब साधना की आंख खुली तो उन्होंने मुस्कान को देखकर उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों सो गई थी? अपने कमरे में आराम से सो जाया करो। मुस्कान नाराज होकर बोली, आप भी तो बाहर सोती हैं इतनी ठंड में। साधना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी मजबूरी है बेटा, मुझे काम करना पड़ता है, वरना घर कैसे चलेगा। उनकी बात सुनकर मुस्कान चुप हो गई, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। दिन तेजी से बीत रहे थे। मुस्कान के एग्जाम अब नज़दीक थे और वो पढ़ाई में बिजी हो गई थी। निशा भी अक्सर पढ़ाई में उसका साथ देने उसके घर आती थी। दूसरी तरफ साधना जी की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो फिर भी काम पर जाती थी। उन्हें मुस्कान को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए पैसे जमा कराने थे। एक दिन बुटीक से निकलते वक्त साधना किसी अजनबी से टकरा गई। जैसे ही उनकी नज़र उस शख्स पर पड़ी तो उनके कदम थम गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद वो उसे फिर से देख रही हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो शख्स शायद उन्हें पहचान नहीं पाया था और तेजी से आगे बढ़ गया और साधना उसे बस देखती रह गई जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। दुखी मन से वो रिक्शा लेकर घर लौट आई थी। घर पहुंची तो मुस्कान उन्हें देखकर और भी परेशान हो गई थी। वो अपनी माँ के चेहरे का दर्द पहचान गई। उसने तुरंत कहा, मम्मी क्या हुआ, आप रोई हैं ना? साधना ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप कमरे में चली गई। जब मुस्कान फ्री हुई तो वो अपनी माँ के पास गई और उनका हाल पूछने लगी। जिद करने पर भी साधना ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि उनका दिल किसी पुराने दर्द से भरा हुआ है। मुस्कान ने उनकी बात को न छेड़ने का फैसला किया और वापस अपने काम में लग गई। अब साधना अक्सर गुमसुम सी रहती थी। दिन भर काम करती लेकिन मन कहीं और खोया रहता। वो कुछ सोच रही थी, कोई बड़ा फैसला लेने की कगार पर थी। जब उनकी नज़र मुस्कान के मासूम चेहरे पर पड़ती तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। एक दिन उन्होंने मुस्कान से पूछा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा और यूनिवर्सिटी में दाखिले का क्या सोचा? मुस्कान ने उत्साहित होकर जवाब दिया, बस मम्मी, सब प्लान हो जाएगा, फिक्र मत करें। लेकिन साधना की नज़रों में गहरी चिंता थी। मुस्कान समझ गई थी कि उनकी माँ कुछ छिपा रही है।
लेकिन उसने उनसे कुछ पूछने की बजाय उनका साथ देने का फैसला किया। उसी रात जब सब सो चुके थे, साधना अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उनकी आंखों में बीते वक्त की तस्वीरें तैर रही थीं। उन्होंने खुद से एक वादा किया और मुस्कान के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया। साधना ने फिर से उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया और गहरी सांस भरते हुए उसे देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उस तस्वीर को तब से ही निहार रही थी जब उन्होंने पहली बार आद्विक को बुटीक में देखा था। ये वही था छोटा सा बच्चा जिसे वो अब तक भुला नहीं पाई थी। पता नहीं उसके साथ कैसा रिश्ता बन गया था। जब से हवेली छोड़ी थी तब से एक पल के लिए भी आद्विक को भूली नहीं थी और आज उसे देखते ही पहली नज़र में ही पहचान गई थी, क्योंकि उसके कान के नीचे गर्दन पर वही निशान था, वही निशान जो उनकी भाभी ने कभी गर्म चिमटे से उसे जलाकर दिया था। तब वो छोटा सा बच्चा रो रो कर तड़प रहा था। उस दिन साधना ने उसे अपनी गोद में समेटा था और भाभी को डांटते हुए कहा था, आपको तरस नहीं आता? एक छोटे से बच्चे पर इतना जुल्म क्यों करती हैं? उन्होंने आद्विक के जख्म पर मरहम लगाया था और वो निशान उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। आज उसी निशान ने उनकी पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल दिया था। उन्होंने तस्वीर वापस उसकी जगह पर रख दी और तय कर लिया कि मुस्कान की जिम्मेदारी अब आद्विक को सौंप देंगी। ये सोचकर उनके दिल को सुकून मिला और लंबे समय के बाद उन्होंने राहत की सांस लेते हुए आंखें मूंद लीं। लेकिन किस्मत ने साधना के लिए एक और मुश्किल मोड़ रख छोड़ा था। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आखिरकार ज़्यादा परेशानी के बाद वो डॉक्टर के पास गईं। वहाँ जो पता चला उसे सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। साधना ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो मुस्कान को अकेला छोड़ने के ख्याल से ही टूट गईं। लेकिन तभी उन्हें आद्विक की याद आई। पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी ने उनकी चिंताओं को थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी मुस्कान का सहारा आद्विक को बनाएंगी। उन्होंने एक रात साहस जुटाकर हवेली फ़ोन किया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आद्विक से बात हो जाए। किस्मत ने उनका साथ दिया और फ़ोन आद्विक तक पहुंच गया। दूसरी तरफ जैसे ही आद्विक ने उनकी आवाज़ सुनी, वो पत्थर का सा हो गया था। इतने सालों बाद भी उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंटी, आप कहाँ थीं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज़ मुझे अपना पता बताइए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन साधना ने उसे टोक दिया, नहीं बेटा, अभी नहीं, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। तुम मेरी बात मानो, मैं बस अभी खैरियत से हूँ और तुमसे बात करके और भी सुकून से हो गई हूँ। आद्विक ने बहुत जोर दिया, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब देकर फ़ोन रख दिया। उस रात साधना ने आद्विक से मिलने का पक्का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे बुटीक में बुलाया जहां वो काम करती थीं। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने आद्विक को गाड़ी से टेक लगाए खड़ा पाया। उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। आद्विक तेजी से उनके पास गया और उनके सीने से लग गया। इतने सालों का दर्द जैसे एक ही पल में बह गया। अब आप मेरे साथ हवेली चलिए, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। साधना ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, वो हवेली, वो दौलत सब तुम्हारी है। मुझे उसे छोड़े बहुत वक्त हो गया है, अब सब कुछ तुम्हारा है। आद्विक ने उनकी बात काटते हुए कहा, ऐसा मत कहें आंटी, वो हवेली आपकी है। 5 साल पहले दादाजी भी मुझे छोड़कर चले गए। बुआ और फूफा जी तो आपके जाने के 3 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। मैं अकेला तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। आपको बहुत याद करता था। दादाजी ने मरने से पहले वसीयत बनाई थी। उन्होंने सब कुछ आपके और मेरे नाम किया है, लेकिन मैं जानता हूँ इस सारी दौलत पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। इस हवेली की वारिस आप हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहाँ कहाँ आपको तलाश नहीं किया, आपकी बहुत याद आती थी। उसके परिवार पर इतनी मुसीबतें आ गईं, यहाँ तक कि उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया था। जानकर उसे बहुत दुख हुआ था। आंखों से आंसू बहने लगे। आद्विक भी रो रहा था। साधना ने उसे चुप कराते हुए कहा, गुजरे वक्त को भूल जाओ बेटा, वो बस हमें दुख देगा। उन्होंने आद्विक को अपनी बेटी मुस्कान के बारे में बताया। मेरी एक बेटी है मुस्कान, बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी जिद्दी भी। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखोगे, उस पर कभी गुस्सा मत करना। मैंने आज तक उसे डांटा नहीं है। आद्विक की आंखों में दर्द झलकने लगा। आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? प्लीज़, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। साधना ने आद्विक के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। उनके दिल में अब सुकून था कि उनकी बेटी के लिए आद्विक जैसा सहारा है, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी भी थी।
क्योंकि जाने का समय करीब आ रहा था। वो जिद्दी से अंदाज में बोली, वादा करो मुझसे, तुम मुस्कान से शादी करोगे और उसे अपने साथ हवेली ले जाओगे। मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ जाते हुए नहीं देख सकती, लोग उसे गलत समझेंगे। दूसरी बात, मुस्कान भी बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ जाना कभी स्वीकार नहीं करेगी। और आद्विक ने उनसे वादा किया था कि मैं मुस्कान को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो इजाज़त लेकर घर चली आई। आद्विक के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि साधना उससे कुछ छुपा रही है। वो उनसे पूछना चाहता था, लेकिन साधना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते ही साधना ने देखा मुस्कान किचन में खाना बना रही थी। मुस्कान ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मम्मी आज आपको देर हो गई, सब ठीक है ना? साधना के चेहरे पर थकावट और उदासी देखकर मुस्कान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मम्मी क्या हुआ, आप रो रही हैं? साधना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बस तुम्हारे पापा की याद आ रही थी। अच्छा मम्मी आप खाना खा लें। नहीं बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस एक पेन किलर लेकर सो जाऊंगी, तुम बाहर से कुछ मंगवा लो और खा लो। साधना की तबीयत का सुनकर मुस्कान भी परेशान हो गई थी, लेकिन साधना ने उसे दिलासा दिया और अपने कमरे में चली गई। उनका दिल और दिमाग आद्विक और मुस्कान की शादी को लेकर बेचैन था। वो जानती थी उनके पास समय बहुत कम है। अगले दिन मुस्कान ने साधना से कहा, मम्मी मैं सोच रही हूँ कोई नौकरी ढूंढ लूँ। साधना ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो अपने आप को बहुत मजबूत रखना। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। मुस्कान ने नाराजगी जताई। रात का तीसरा पहर था। अचानक मुस्कान की नींद टूटी और उसने देखा कि मम्मी बिस्तर पर नहीं थी। घबराहट के मारे वो दूसरे कमरे में गई तो देखा साधना फ़ोन हाथ में लिए आराम से सो रही थी। मुस्कान को राहत मिली और वो मम्मी के पास ही बैठ गई। मम्मी, उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन साधना जी की आत्मा तो पहले ही चुपचाप उनके शरीर को छोड़ चुकी थी। मुस्कान का कलेजा फट गया। उसने एक जोरदार चीख मारी थी, मम्मी आंखें खोलो, मम्मी क्या हो गया आपको? जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ आद्विक था। वो आद्विक से ही तो बात कर रही थी और बात करते करते ही उनका सांस उखड़ने लगा था और उनकी जान निकल गई थी। आद्विक ने मुस्कान की चीख पुकार सुनी और जल्दी से ड्राइवर को बोलकर गाड़ी निकलवाकर शहर की ओर रवाना हुआ था। अगले दिन साधना का अंतिम संस्कार हो गया। मुस्कान तो सुन्न रह गई थी। आद्विक ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, अपना जरूरी सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। मुस्कान कुछ बोल नहीं सकी। उसकी माँ के आखिरी शब्द और आद्विक की तस्वीर देखने का वो वादा याद आ गया। मरने से एक दिन पहले उसकी माँ ने आद्विक की तस्वीर उसे दिखाई थी, इसीलिए वो आंखें बंद करके उसके साथ चल पड़ी थी। सफ़र लंबा था। हवेली पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली थी। कुछ दिन बाद आद्विक ने उसे एक पत्र दिया। ये तुम्हारी माँ का खत है, उन्होंने मुझे इसे देने को कहा था, इसे पढ़ लो और अपना फैसला सुना दो। ये कहकर आद्विक बाहर चला गया। मुस्कान ने खत कांपते हाथों से खोला और जैसे जैसे उसकी आंखें लिखे हुए शब्दों पर दौड़ती गईं, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। खत में लिखा था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये सच छुपाना मुमकिन नहीं। मैं एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही हूँ। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा, इसलिए मैंने आद्विक को तुम्हारे लिए चुना है। उससे शादी कर लेना, वो बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जहाँ तुम जाओगी वो हवेली मेरी अपनी है। ये मेरे माँ बाप की हवेली है, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा से मोहब्बत की तो मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया और हवेली के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब मैं तुम्हें वहाँ भेज कर ये चाहती हूँ कि तुम वो खुशियाँ वापस पाओ जो मैं कभी खो चुकी थी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उम्मीद है तुम इसे ज़रूर पूरा करोगी। तुम्हारी माँ। खत ख़त्म होते ही मुस्कान की आंखें छलक पड़ीं। उसकी माँ ने अपनी सारी तकलीफ़ें चुपचाप सह ली थीं, लेकिन वो एक मजबूत बेटी बनकर अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार थी। आद्विक और मुस्कान की शादी धूमधाम से हुई। काफ़ी सारे लोग शादी में आए थे, लेकिन मुस्कान की हालत का ख्याल रखते हुए आद्विक ने उसे जल्दी ही कमरे में भिजवा दिया था। रात को जब सब मेहमान चले गए तो आद्विक सीधे उसके कमरे में आया था। वो बालकनी में खड़ी थी, अंधेरे में कुछ खोई हुई। आद्विक चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया और हल्के से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अचानक बदल गई है, तुम्हारे लिए सब स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर मेरे साथ आगे बढ़ो। ज़िंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं
हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा हैं। ये कहते हुए उसने प्यार से मुस्कान का हाथ अपने हाथों में लिया था। उसकी बात सुनकर मुस्कान ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। उसकी इतनी जल्दी मान जाने पर आद्विक धीरे से मुस्कुराया और बोला, आंटी बिल्कुल सही कहती थी। तुम मासूम हो और थोड़ी बेवकूफ़ भी, लेकिन जैसी भी हो तो मुझे पसंद हो और अब मेरी हो। ये कहते हुए उसने उसे अपने पास खींच लिया और गले से लगा लिया। मुस्कान ने भी खुद को उसकी बाहों में सुकून से छोड़ दिया। उसका सिर आद्विक के सीने से टिक गया और उसकी बंद आंखों ने गवाही दी कि अब वो अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थी। आद्विक के साथ मुस्कान को पहली बार ऐसा लगा कि शायद जिंदगी उसे मुस्कुराने का एक और मौका दे रही है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।